गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है कारक और विभक्ति। आज हम इस टॉपिक में कारक को समझेंगे, कारक क्या होते हैं और विभक्तियां क्या होती है और इनका उपयोग कहाँ होता है। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा कारक की परिभाषा क्या है, कि कारक हम किसको कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़कर वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने में सहयोग करते हैं कारक कहलाते हैं। ये कारक जिन चिन्हों की सहायता से शब्दों में संबंध जोड़ते हैं कारक चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। बेटा अब हम समझेंगे विभक्ति किसे कहते हैं। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के पीछे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। अपन देखें बेटा विभक्ति कितनी होती है और कारक कितने होते हैं। तो बेटा विभक्ति जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी नहीं आएगी बेटा, यहाँ पर आता है संबोधन। और कारक होते हैं बेटा, जिस प्रकार का विभक्ति 8 होती है उसी प्रकार जो है कारक भी जो है वो 8 होते हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि वो 8 कौन से होते हैं। बेटा अब मैंने यहाँ लिख दिया क्रमांक, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। अपन देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, विभक्ति लिखेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और यहाँ लिखेंगे बेटा अपन संबोधन। ठीक है, अब कारक, प्रथमा कारक में कौन आता है? कर्ता। कर्ता किसको कहेंगे? जो कर्म करने वाला। द्वितीय है कर्ता कारक में, इसमें आएगा कर्म कारक। इसमें आएगा बेटा क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, करण कारक जिसकी मदद से क्रिया की जाए,
संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान, अपादान कारक अलग होने का भाव, संबंध कारक संबंध बताने वाला, अधिकरण कारक फिर संबोधन कारक, इसमें आएगा बेटा संकेत होने का भाव, और संबोधन कारक में अपन देखेंगे बेटा, संबोधन कारक में हम देखते हैं संबोधन कारक में संकेत करने का भाव। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कर्ता कारक किसको बोलते हैं, जो कर्म करे, जो भी व्यक्ति एक्स वाई जेड जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसे अपन बोलते हैं कर्ता कारक। कर्म कारक क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़े, करण कारक जिसकी मदद से कर्ता कार्य करता है, संप्रदान कारक जिसके लिए कर्ता क्या करता है, क्रिया करता है। अपादान यहाँ पर लिखा है अलग होने का भाव। संबंध कारक संबंध जो बताता है, अधिकरण कारक आधार का बोध, और संबोधन कारक संकेत करने का भाव। अब इस अपन चिन्ह देखते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। यदि कारक चिन्ह नहीं लगा रहे तो फिर वाक्य का अर्थ किस प्रकार होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं इसके कारक चिन्ह क्या है। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, संप्रदान कारक के लिए, अपादान कारक से, फिर संबंध कारक का, की, के, अधिकरण कारक आधार का बोध होता है, मैं, पे, पर, और संबोधन कारक में देखते हैं अपन बेटा अरे, हे, अहो। ठीक है, यह मैंने आपको बताया था बेटा कि कारक बताए, कारक के चिन्ह बताए, विभक्ति बता दिए। अब अपन एक एक जो कारक है उन कारक को अपन क्या करते हैं, परिभाषा के साथ क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब बेटा सबसे पहले हम समझेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने का बोध होता है, क्रिया करने का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने रोटी खाई, राधा ने गाना गाया, सीता ने किताब पढ़ी। तो मैंने बोला कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, मतलब संज्ञा व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, और क्रिया जिससे पता चलता है कि कोई सा काम हुआ है। तो यहाँ पर कर्ता कौन है, मोहन ने। मैंने बोला था कर्ता कारक ने, विभक्ति मतलब प्रथमा विभक्ति है, उसके विभक्ति चिन्ह क्या है, ने, मतलब मोहन ने रोटी खाई, मोहन ने काम क्या किया, रोटी खाई। राधा ने गाना गाया, यहाँ कर्ता कौन है, राधा, और सीता ने किताब पढ़ी।
तो यहाँ पर क्या आएगा, सीता कौन है, कर्ता, ठीक है बेटा। दूसरा है कर्म कारक, संज्ञा या सर्वनाम या जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, रावण के ऊपर पड़ रहा है और कंस के ऊपर पड़ रहा है। तो मैंने बताया जिस व्यक्ति या जिस संज्ञा सर्वनाम या जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम बोलते हैं कर्म कारक बोलते हैं। बेटा तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी मदद से कर्ता क्रिया करता है, जिसकी मदद से कर्ता क्रिया करता है। जिसे हम पेन से लिखते हैं, हम पेन से लिखते हैं, तुम बस से स्कूल जाते हो, तुम बस से स्कूल जाते हो, पिताजी साइकिल से खेत पर जाते हैं। मतलब जिसकी मदद से क्रिया की जाए, जैसे यहाँ पेन से लिखने का कार्य हो रहा है, बस से स्कूल जाने का कार्य हो रहा है और साइकिल से खेत पर जाने का कार्य हो रहा है। मतलब जिसकी मदद से कर्ता कार्य करे उसे हम बोलते हैं करण कारक बेटा चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, वह संप्रदान कारक होता है। जैसे सीता राम के लिए फल लाई, सीता राम के लिए फल लाई, मोहन सोहन से मिलने के लिए यहाँ आया। या फिर अपन देख रहे हैं एक और उदाहरण के द्वारा, पिताजी पुत्र के लिए नए कपड़े लाए। अब यहाँ पर मैंने बताया संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, तो यहाँ सीता संज्ञा कौन है, सीता, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं किसके लिए, राम के लिए। यहाँ मोहन सोहन से काय के लिए आया है भैया, मिलने के लिए आया है, और पिताजी पुत्र के लिए। अपन बोलते ना दिस बुक फॉर यू, मतलब ये किताब जो है तुम्हारे लिए है, या दिस चैप्टर फॉर यू, ये चैप्टर जो है। अब बेटा अपन समझेंगे अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया हटे, संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया हटे, निकले
या अलग हो तो, या अलग हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, बालक घोड़े से गिरा, बालक घोड़े से गिरा, गंगा हिमालय से निकलती है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं अलग होने का भाव है। अभी अपन जैसे अपन ने देखा था यहाँ उसमें भी एक तृतीया विभक्ति थी, इसमें करण कारक से, और यहाँ है अपादान कारक से। यहाँ दोनों में से का बोध हो रहा है। एक पहले वाले से कोई सी क्रिया हो रही है और दूसरे वाले से अलग होने का जो है वो भाव हो रहा है, ये अंतर है बेटा। अब है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम से, संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का, किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध जान पड़े, वहाँ संबंध कारक होता है। वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे यह प्रेमचंद का नाटक है, यह प्रेमचंद्र का नाटक है। ये सीता के पति हैं, ये सीता के पति हैं। यह मेरी साइकिल है, यह मेरी साइकिल है। बेटा ये संबंध बता रहे हैं, कैसा बता रहे हैं? ये नाटक की विशेषता क्या है? ये प्रेमचंद का है। यहाँ पर पति की विशेषता ये किसके पति है? सीता के पति हैं। और ये जो साइकिल है ये मेरी, ये क्या कर रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। इसलिए कौन सा कारक आता है यहाँ पर? संबंध कारक आता है। बेटा अब सातवां समझेंगे, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। वहाँ अधिकरण कारक होता है। इससे क्रिया के स्थान, इससे क्रिया के स्थान, आकार, समय आदि का पता चलता है। जैसे राम नदी में तैर रहा है, राम नदी में तैर रहा है। पक्षी वृक्ष पर बैठा है। पिताजी छत पर है। तो अपन ने बताया था कि अधिकरण कारक की विभक्ति क्या है? मैं, पे, पर। तो यहाँ पर अपन देखे राम नदी में तैर रहा है,
पक्षी वृक्ष पर बैठा है और पिताजी जो है छत पर है। बेटा संबोधन कारक, इसमें किसी की ओर संकेत या पुकारने का भाव होता है। संकेत या पुकारने का भाव होता है, जैसे हे राम मुझे बचाओ, अरे मित्र यहाँ आओ। इसमें अपन देख रहे हैं कि मैंने बताया ना, इसमें किसी की ओर संकेत या पुकारने का भाव होता है। यदि विभक्ति चिन्ह अपन देखते हैं, विभक्ति चिन्ह मैंने बताया था आपको, जिसे मैंने लिखा है ने, को, से, के, लिए, से, का, की, के, में, पे, पर, अरे, है, अहो। यदि ये वाक्य के साथ न जुड़े हो तो शब्द का अर्थ किस प्रकार होता है, अपन यहां देखते हैं। जिसे यहां मैंने लिखा है राम रावण मारा। अब यदि यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमारा सेंटेंस किस प्रकार है। अब जिसे अपन देखें कैसा हो जाएगा, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देख रहे यदि विभक्ति नहीं लगाई जाती है तो किस प्रकार जो है शब्द जो है वो थोड़ा सा अस्पष्ट रहता है।